फ्री फ्री फ्री। जी हाँ, कैसे प्रॉपर्टी आपको फ्री में मिल सकती है आज मैं आपको बताऊंगा। फ्री का मतलब ये नहीं है कि प्रॉपर्टी आपको बिल्कुल फ्री में मिल रही है। फ्री का मतलब है एक फाइनेंशियल स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाए कि पैसा लगा के भी और बगैर पैसे की प्रॉपर्टी खरीदी जा सके। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि भारत में घर खरीदने को लेकर हमेशा एक सवाल उठता है, ईएमआई देना सही है या किराए पे घर लेना बेहतर है। कई लोग सोचते हैं कि किराया सस्ता होता है और ईएमआई देना एक बोझ होता है, लेकिन आप अगर गहराई से समझेंगे और सोचेंगे तो आप ये पाएंगे कि ईएमआई देना लंबे समय में प्रॉपर्टी खरीदने का एक ऐसा तरीका है जो आपको मुफ्त में घर दिला सकता है। तो आइए इस प्लानिंग को डिटेल में समझते हैं, और मैं यहाँ आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से ये डिटेल में समझने के बाद आप प्रॉपर्टी एक्चुअल में फ्री में आपको मिल सकती है। लेकिन इसके लिए आपको इस फाइनेंशियल स्ट्रेटजी को समझना पड़ेगा, और साथ में आपको ये क्लियर कर दूं कि अगर आपके पास पैसा है तभी आपको ये फ्री में पड़ सकती है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप सोचेंगे गवर्नमेंट की कोई स्कीम आई हुई है कि यहाँ प्रॉपर्टी आपको बिल्कुल फ्री में मिल रही है, तो ऐसा नहीं है। ये एक धोखा है और मैं आपको धोखा नहीं दे रहा हूँ। मैं आपसे ये क्लियर बता रहा हूँ कि ये आप किस तरह से प्लानिंग करें। तो प्लानिंग को समझना है तो पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको पूरी चीज़ें क्लियर होंगी। मेरा आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आधा अधूरा देख के मुझसे सवाल या कोई नीचे कमेंट वैसा ना डालें। जब पूरा देख लें, समझ में आ जाए, तब आप वैसा कमेंट डाल सकते हैं जो आप सोचते हैं उसके ऊपर। हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, जिससे बाकी लोग भी इस सिस्टम को समझ पाएँ कि आखिर कैसे हम घर लें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप शेयर करें, और वीडियो अगर अच्छा लगे और फ्यूचर में और ऐसे रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने हैं तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम आगे शुरू करें, आपको एक बेसिक कंपैरिजन समझना है, ईएमआई वर्सेस किराया। मान लीजिए आप एक 2 BHK फ्लैट खरीदना चाहते हैं जिसकी कीमत 70 लाख रुपए है। अब यहाँ आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपके पास खरीदने का, जिसमें आप 15 लाख डाउन पेमेंट करेंगे और 55 लाख का होम लोन लेंगे, जिसकी ईएमआई 44,000 रुपीज़ पर मंथ आती है। ये तब आती है जब आप 20 साल का लोन ले रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है किराए पे रहने का। सबसे पहले आप 28,000 रुपये प्रति माह किराया पे कर रहे हैं। मतलब ये मैंने एक एजम्पशन ली है जो मार्केट स्टैंडर्ड को देखते हुए। ऐसा नहीं है कि 55 लाख का आप जहाँ लोन ले रहे हैं, 70 लाख की जो प्रॉपर्टी है उसे किराया 28,000 का मिलता है। किसी लोकेशन पे 28,000 रुपये किराया है, किसी लोकेशन पे वो 35,000 भी है, और किसी लोकेशन पे 20,000 भी किराया हो सकता है। मैं एक आमूमन आपको मार्केट स्टैंडर्ड को देखते हुए इस दो वैल्यूज़ को उठा के चल रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 15 लाख डाउन पेमेंट और 55 लाख का आपने होम लोन लिया, जिसकी 44,000 पर मंथ की ईएमआई है। दूसरा, किराए पे भी आप रह सकते हैं और 28,000 रुपये पर मंथ आप कर सकते हैं। अब किराया हर साल 10% बढ़ता है, ये आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया होगा। अब जानिए आप कि आखिर किराया कितना खर्च होगा। किराए में हर साल अगर 10% की इंक्रीज होता है तो आप 20 सालों में पूरा कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। तो चलिए इस कैलकुलेशन को समझ लेते हैं। सबसे पहले पहला साल, और उसके बाद मैं बात करूंगा कि क्या मंथली किराया है, उसके बाद क्या एनुअल आपको किराया पड़ रहा है, और फिर फोर्थ पॉइंट होगा मेरा कि कुल चुकाया गया किराया कितना पड़ता है। सबसे पहले साल में जो मंथली किराया है 28,000 रुपये है। टोटल एनुअल जो रेंट है 3,36,000 है। तो टोटल आपने 3,36,000 रुपये एक साल में पे किया। अब बात करते हैं दूसरे साल की। दूसरे साल में 10% इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ 30,800 का किराया हो जाएगा, और टोटल आप जो ईयरली पे करेंगे 3,69,600 पे करेंगे। तो ये टोटल जो किराया आपका हो गया पहले साल और अब का मिला के, वो 7,05,600 हो गया। अब बात करते हैं तीसरे साल की। तीसरे साल में ये किराया 10% बढ़ के 33,800 रुपये हो गया, और एनुअल अगर आप इसे 12 महीने का कैलकुलेट करेंगे तो 4,06,560 रुपये होता है। तो पहला, दूसरा और तीसरे साल के किराए को जब जोड़ देते हैं आप तो 11,12,160 हो जाता है। अब आ जाइए चौथे साल के ऊपर, 37,268 आफ्टर 10% इंक्रीज। एनुअली आप पे कर रहे हैं 4,47,216 रुपीज़।
टोटल रेंट अब आपने 4 सालों में पे कर दिया 15,59,376। अब बात करते हैं 5वें साल की। 40,994 आफ्टर 10% इंक्रीज ये रेंट हो जाता है। टोटल एनुअल आप देखेंगे 4,91,928 और यही आप अब तक का टोटल रेंट आपने जो पे अब तक कर दिया वो 20,51,304 पे कर दिया। इसी तरह आपका 45,094 रुपीज़ पर मंथ का रेंट हुआ छठे साल, 5,41,128 रुपये आपने एक साल में पे किए और टोटल आपका हो गया 25,92,432 रुपये। 7वें साल 49,603 मंथली रेंट है, ईयरली 5,95,236 है और टोटल जो आपने पे कर दिया पिछले 7 सालों में 31,87,668 रुपीज़। 8वें साल में 54,564 और आपने एक साल में पे किया 6,54,768 और टोटल आप रेंट दे चुके हैं 38,42,436। इसी तरह 9वां साल और फिर 10वां साल और फिर 11वां साल और 12वां साल आप लगातार रेंट पे करते जा रहे हैं। मैं 13वें साल की आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। रेंट आपका हो चुका है 87,876 और आपने टोटल एनुअल रेंट जो पे किया 10,54,512 रुपीज़ और टोटल रेंट जो आप पे कर चुके हैं वो 82,39,596। मतलब हर साल आपका रेंट उसमें जुड़ता जा रहा है। इसी तरह 14वां साल, 15वां साल, 16वां साल और फिर 17वें साल पे मैं आपको एक और कैलकुलेशन देता हूँ। 1,28,660 रुपये आपका रेंट हो गया। टोटल जो आपने रेंट पे किया 15,43,920 रुपीज़ और टोटल ये अब तक का जो रेंट हुआ वो है 1,36,23,024 रुपये का। तो इस तरह दिन ब दिन आपका रेंट बढ़ता जा रहा है। और अब बात करते हैं 20वें साल की। जी हाँ, 20वें साल पे रेंट आपका 1,71,247 रुपीज़ का और ईयरली रेंट हो गया 20,54,964 का। तो टोटल आपने जो पे किया 1,92,44,448 रुपीज़। मतलब ये 1.92.5 अप्रॉक्सीमेटली 20 सालों में आपने रेंट पे किया। अब इसको मैं EMI से कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको। EMI आपकी आ रही है 44,000 रुपीज़ पर मंथ। जी हाँ, डाउन पेमेंट के बाद की बात कर रहा हूँ। डाउन पेमेंट यहाँ आपने अपने पास से दिया है। अब इसको मैं 1 साल से मल्टीप्लाई करूं और फिर साथ में उसको 20 साल से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि 20 साल आपने दिया है। इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो 1.056 करोड़ रुपए आता है। मतलब इसके बाद आपके पास 70 लाख की प्रॉपर्टी होगी जिसकी वैल्यू बढ़कर 2.3 से 2.5 करोड़ रुपए के बीच हो सकती है। तो मतलब 70 लाख की तो आपकी प्रॉपर्टी रही, उसमें वैल्यू एप्रिसिएशन भी मिल गई। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रॉपर्टी आपको भविष्य में भी किराया देगी। ये नहीं कि सिर्फ 20 साल हो गए ख़त्म हो गए, फ्यूचर में भी आपको किराया मिलेगा। मतलब जो आपकी प्रॉपर्टी पुरानी है उसकी वैल्यू इतनी हो चुकी होगी और लोकेशन भी बिल्कुल प्राइम हो चुकी होगी, क्योंकि वो आबादी, अगर आपने आउटस्कर्ट्स में भी प्रॉपर्टी ली तो 20 सालों में वो आउटस्कर्ट्स भी आपका शहर के अंदर हो चुका होगा। तो लोकेशन प्राइम हो जाना और फिर उसके बाद अगर आप उसको बेचते हैं तो उसे बेचकर आप और बड़ा घर भी ले सकते हैं आने वाले टाइम में। मतलब 2 को बेच के आप 3 BHK भी ले सकते हैं। तो आने वाले टाइम में अपनी ज़रूरत के अनुसार आप उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो ये प्लस पॉइंट है कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। अब EMI और रेंट का डायरेक्ट कंपैरिजन कर लेते हैं। टोटल पेमेंट अगर आप किराए पे रह रहे हैं तो 1.92 करोड़ रुपीज़ आपने टोटल 20 सालों में दिए, और वहीं अगर आप EMI पे घर ले रहे हैं तो 1.056 करोड़ रुपए आपने टोटल दिए। अब 20 साल के बाद आपके पास किराए पर अगर आप रह रहे हैं तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और वहीं पर अगर आप EMI पे घर ले चुके हैं तो आपकी प्रॉपर्टी की कीमत करीब करीब 2.5 करोड़ रुपए हो जाएगी। ये मैंने बहुत सिंपल 6 से 7% के आसपास, 7% के आसपास मैंने एप्रिसिएशन लिस्ट से किया है। लेकिन मैं फिर से बार बार कहता हूँ कि प्रॉपर्टी के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। अगर आपकी अच्छी समझ है तब आपको रिटर्न मिलेगा, नहीं तो ऐसा नहीं कि आप कुछ भी ले आएंगे, कुछ भी शॉपिंग कर लो। ये कोई हलवा थोड़ी है कि गए और खा लिया, गया बाजार में गए और कुछ भी उठा के ले लिया, स्पेंसर से या रिलायंस रिटेल से कुछ भी उठा के लेते चले गए। ये नहीं है, ये प्रॉपर्टी बहुत समझ के लेने वाली चीज़ है। अब रिटर्न की बात करते हैं। किराए पर आपको कोई रिटर्न नहीं मिल रहा, लेकिन
ईएमआई पर अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी है तो प्राइस में इंक्रीज और 20 साल के बाद रेंटल इनकम भी आपको मिल सकता है। अब सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की बात करें तो किराए पर कुछ नहीं है, मकान मालिक जब चाहे आपको निकाल के बाहर कर सकता है। वहीं आपने अगर प्रॉपर्टी ईएमआई पे खरीदी है तो यस, आपके पास सिक्योरिटी भी है और स्टेबिलिटी है, क्योंकि जब आप ये फील करते हैं मेरे पास छत है, यहाँ से मुझे कोई निकालने वाला नहीं है, तो अपने आप में बहुत ज़्यादा रिलीफ और कॉन्फिडेंस देता है आपको। अब यहाँ प्रॉपर्टी की जो वैल्यू बढ़ी वो अपने आप में एक बोनस मिला आपको, क्योंकि भारत जैसे देश में जहाँ अर्बन एरिया में रियल एस्टेट की डिमांड लगातार बढ़ रही है, वहाँ प्रॉपर्टी के प्राइजेस भी आप देखेंगे तो आमतौर पे 6 से 8% सालाना बढ़ते हैं। मैं बहुत कंजर्वेटिव होकर 6 से 8% बोल रहा हूँ। पिछले 5 सालों में आपने भी देखा कि प्रॉपर्टी की कीमत कहाँ से कहाँ तक भागी है, लेकिन जब भी हम बात करते हैं तो 10-12 साल एवरेज लेके बात करें तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि रियल एस्टेट एक साइकिल है, कभी चल रहा है तो कभी रुकेगा भी। तो आप इसको सालाना, जहाँ कभी बहुत बढ़ा तो कभी कम भी रहा, तो एवरेज 6 से 8% लेते हैं तो ये एक जस्टिफाइड नज़र आता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नज़र भी नहीं आता। तो अगर आपकी 70 लाख की जो प्रॉपर्टी है 20 साल में आपको सालाना 7% की एवरेज भी अगर से प्राइस अप्रिसिएशन हो रहा है तो 2.8 करोड़ से भी अधिक हो सकती है। तो ये अपने आप में मैजिकल नंबर्स हैं। वैसे रेंटल इनकम जो है उसमें आपकी प्रॉपर्टी को फ्री बनाया जा सकता है। अब एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, मान लीजिए 20 साल के बाद उस प्रॉपर्टी को आपने 40,000 पर मंथ किराए पर दे देते हैं आप, जो कि 28,000 का मैंने सिर्फ 40,000 बोला है, और फैक्ट ये है कि रेंट कहाँ तक पहुँच जाता है ये आप भी जानते। मान लिया मैंने कि आपने 40,000 रेंट पे दिया, तो आज 28,000 है, तब मैंने 40,000 कैलकुलेट किया, तो सालाना किराया 40,000 के हिसाब से भी 4,80,000 रुपये किराया आएगा। तो 10 साल में ये 48 लाख रुपए हो जाएगा, यानी 30 साल के समय चक्र जो बीता उसमें आपकी प्रॉपर्टी ने खुद उसकी कीमत चुका दी। अगर उसने 48 लाख रुपए 10 साल में ही चुका दिए तो उसने अपनी बहुत सारी कीमत चुका दी, क्योंकि आज तो आप रिमोट लोकेशन पे ले रहे हैं मान लिया, लेकिन पॉसिबल है कि आने वाले टाइम में उसे बेच के 3 BHK भी आप ले लें, जो कि 20 सालों में वो प्राइम लोकेशन बन चुका होगा। अब इसके कुछ साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी हैं। यहाँ आप अपना घर, अपनी जगह, घर खरीदने की जो ड्यूरेबिलिटी है या इमोशनल सिक्योरिटी है वो सब आपको मिल रही है। इसका फील ही अलग होता है। वैसे रेनोवेशन की जो फ्रीडम है वो कभी भी आपको किराए के घर पे नहीं मिलती है। आपको अगर एक कील भी ठोकना है तो आपको मकान मालिक से परमिशन लेना पड़ता है। तो वहाँ कहीं ना कहीं आप पे दबाव रहता है, क्योंकि आप मनमाफिक अपने घर में बदलाव नहीं कर सकते। हर बदलाव आपको मकान मालिक से पूछ के करना पड़ेगा। ये आप पे कहीं हद तक मेंटली प्रेशर क्रिएट करता है। तो मकान अपना है तो उसमें कुछ नहीं, जो मन में आए करो, आपका अपना घर है, खराब करोगे भी तो अपना करोगे और नहीं करोगे तो भी अपना करोगे। वैसे अपना घर कोई खराब करता नहीं है, लेकिन मैंने एक प्रेशर वाली बात बताई। और किराए पे भी कोई रहता है तो कोई ये सोच के नहीं रहता कि हमें किसी का घर खराब करना है, लेकिन अपनी सोच के हिसाब से अपनी पेंटिंग लगाना, अपने बेड को सेट करना या कुछ भी ऐसा करना। जब अपना घर होता है तो आदमी उसको अच्छे से कर पाता है, उसको परमानेंट सोच से कर पाता है, टेम्प्रोरी उसकी सोच नहीं होती है। और ये स्टेबल एनवायरनमेंट बच्चों की पेरेंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि स्टेबल एनवायरनमेंट में बच्चों का जो माइंड सेट है वो ज़्यादा अच्छा डेवलप हो पाता है। अब किन लोगों के लिए ईएमआई का ऑप्शन बेटर है? जिनका जॉब लोकेशन स्टेबल है, अगर उन्हें लगता है कि 10 साल प्लस एक ही शहर में रहना है तो उनके लिए ईएमआई पे प्रॉपर्टी खरीदना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अब जिनकी इनकम स्टेबल है या बढ़ती रहती है उनके लिए भी ईएमआई का जो भार है साल दर साल आप देखेंगे, चूंकि वो जा रही होती है तो कहीं हद तक वो हल्का होता चला जाता है, और आपको दिखता है कि अब हम क्लोज आ रहे हैं प्रॉपर्टी की सारी ईएमआई खत्म होने के। उसका एक अलग पॉजिटिव फील आता है। जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोचते हैं, रियल एस्टेट उनके लिए एक तरह से मैं कहूँगा बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट है। वैसे जब इस तरह से आप पहले प्रॉपर्टी बना लेते हैं तो 20 सालों में सैलरी भी आपकी इंक्रीज होगी। हो सकता है कि जब आपने प्रॉपर्टी ली तब आप एक सिंगल हैं, फिर आपकी शादी हुई, फिर आपका जो लाइफ पार्टनर है उसकी भी जो इनकम है वो भी क्लब हो गई। तो लोन पहले आप 20 साल का आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, उस लोन को आप पहले भी क्लियर कर सकते हैं। तो ऐसा करके आप दूसरी प्रॉपर्टी भी आने वाले टाइम में ले सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी का मल्टीप्लायर इफेक्ट भी आता है। क्योंकि एक प्रॉपर्टी आपने रहने के लिए ली और दूसरी प्रॉपर्टी जब आपने ली तो उसकी आपकी मेंटल सिक्योरिटी काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी रेंटल इनकम को आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बेटर करने में एंजॉय कर सकते हैं। वैसे अगर आप नियर कंप्लीशन प्रॉपर्टी लेते हैं
तो प्री EMI की जगह EMI पे कर रहे हैं तो ये नंबर ऑफ ईयर्स का बर्डन तो कम से कम होता है। मतलब आपने EMI साथ साथ शुरू कर दी, ये नहीं कि पोजीशन मिलेगा तब EMI लेनी है। 6 महीने बचे हैं तो आपने EMI साथ साथ शुरू कर दी। अब 2080 का प्लान भी आप यहाँ पे चल रहा है, वो भी ले सकते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि डेवलपर EMI 2 साल के बाद शुरू कर रहा है। अगर आज पोजीशन दे रहा है और 2 साल के बाद EMI शुरू कर रहा है तो भी ऑप्शन आपके लिए अच्छा है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको क्या ध्यान में रखना है। प्रॉपर्टी की सिलेक्शन करते टाइम लोकेशन, बिल्डर की क्रेडिबिलिटी और फ्यूचर की वैल्यूएशन को भी ज़रूर ध्यान रखें। बिल्डर की क्रेडिबिलिटी इसीलिए मैं बार बार आपको बोलता हूँ क्योंकि अगर बिल्डर की क्रेडिबिलिटी नहीं है और बाद में प्रोजेक्ट फंस गया और पोजीशन नहीं मिला तो आपकी सारी कैलकुलेशन रखी रह जाएगी, कुछ आउटपुट नहीं आएगा। इसके लिए बिल्डर का क्रेडिबल होना, प्रॉपर्टी की अच्छी लोकेशन का होना और फ्यूचर में गवर्नमेंट के प्लान्स को चेक कर लेना, गवर्नमेंट किस तरह से वहाँ डेवलपमेंट करेगी जिससे वैल्यू एप्रिसिएशन होगी। मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी खरीदी और वो प्रॉपर्टी डेड है, डेवलपर भाग गया या कुछ ऐसा हो गया कि आपकी प्रॉपर्टी की कीमत ही नहीं बढ़ रही, डेड लोकेशन पे पॉसिबिलिटी है कि कीमत ना बढ़े, तो वो लोग नुकसान खा सकते हैं। तो ये कंडीशन आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। फिर प्रॉपर्टी खरीदते टाइम स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस और होम इंश्योरेंस जैसे एक्सपेंसेस को भी आपको कैलकुलेट करना है। मैंने जोड़ते टाइम इनको साइड रखा है, लेकिन आपको इनको भी जोड़ के चेक करना है। वैसे लोन पर मिलने वाला जो टैक्स का प्रॉफिट है, जी हाँ, टैक्स डिडक्शन जो है जैसे सेक्शन 80C और 24B के अंदर, उससे EMI की जो कॉस्ट है और भी कम हो सकती है। तो ये एक तरह से आपका एडिशनल बेनिफिट भी है। कुछ खर्चे मैं बता रहा हूँ तो कुछ बेनिफिट भी बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ खर्चे ही बता रहा हूँ। अब EMI पे देना सिर्फ मंथली एक्सपेंस नहीं है, यहाँ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो आपके लिए फ्यूचर में ड्यूरेबिलिटी, सेफ्टी और प्रॉपर्टी लेकर आता है। अगर आप सही लोकेशन पर सही प्राइस पर घर खरीदते हैं तो आपकी EMI अगले 15 से 20 सालों में मुफ्त साबित हो सकती है। किराया सिर्फ एक एक्सपेंस है जबकि EMI एक प्रॉपर्टी बनाने का प्रोसेस है। अगली बार अगर आपको कोई कहे किराया देना बेटर है तो ये कैलकुलेशन और स्ट्रेटजी ज़रूर याद रखें। घर सिर्फ एक चार दीवारी नहीं बल्कि आपके फ्यूचर का फाइनेंशियल बेस हो सकता है। कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है।